बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह शहरबानो आवान। अपना ख्याल रखें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगी मौसम की एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम जो है वो एंजॉय से ऊपर निकल चुका है। आज थोड़ा एंजॉय करने वाला था। आज सुबह फॉग थी। हाँ, आज सुबह फॉग थी। आज है दफ्तर आते हुए है ड्राइव का मजा है। हम थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं अजीम, इसलिए थी हम कह रहे हैं अभी है। लोग अभी उठ के ऑफिस से जा रहे हैं। जी हाँ, अभी सिर्फ 9 बजे हैं, बिल्कुल 9:05 हुए हैं। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम के आगाज में एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। वो ये है कि इंसान अपने लिए तो जीता है, दूसरों के लिए भी जीना सीखे। बिल्कुल, असल मकसद ही यही है जी जिंदगी का, कि आप किसी के काम आए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और वैसे भी उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो बगैर किसी मकसद के गुजार दी जाए। अब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें सोचने समझने की सलाहियत भी है, उसके पास फ्री विल भी है। तो अगर आप फ्री विल के मालिक हैं, आप डिसीजंस ले सकते हैं, आप सोच समझ सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से इससे बेहतर फैसला नहीं हो सकता कि आप अपनी लाइफ को कोई पर्पस दें। इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या लाइक अगर आप खुद तो जीना सीख रहे हैं, दूसरों को भी जीना सिखाएं। इस पे शहरबानो आपने जो बड़ा शानदार सवाल किया ना, मुझे नईम बुखारी साहब का ना एक इंटरव्यू याद आया। अच्छा। उसमें होस्ट ने उनसे पूछा कि कामयाब इंसान की डेफिनेशन क्या है। वाह वाह वाह। उन्होंने बोला जी, मेरी नज़र में कामयाब आदमी वो है जिसकी वजह से कोई एक आदमी भी अगर अच्छी जिंदगी जिए, क्या बात, तो मेरे ख्याल से वो आदमी कामयाब है। मुझे अगर आपके पास दौलत है, बहुत ज़बरदस्त, आपके पास दौलत है, तो अपनी दौलत से दूसरों को भी थोड़ा सा फ़ायदा उठाने दें, कोई उनको हुनर सिखा दें। अगर आपके पास इल्म है तो इल्म की रोशनी से उनको भी आशनास करें। बिल्कुल, अपना इल्म जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी उसे समझें कि किस तरह से जिंदगी को गुजारना है। आप एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत दौलत है, ये बहुत माल है, तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। आपके पास जो कोई भी नेमत है, जब आप उसे शेयर करते हैं तो एक अलग तरह की सेटिस्फेक्शन आपको फील होती है। आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। और वो कहते हैं ना, दुख बांटने से वैसे भी कम होता है। और आप किसी को हेल्प आउट करते हैं, खुशी बांटने से बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। तो ये आज का बड़ा अच्छा मैसेज शहरबानो ने स्टार्ट किया, मैंने कंट्रीब्यूट किया। ख्याल में आई अजीम, मैं आपको सॉरी, मैंने आपको टोक दिया। नहीं प्लीज। लेकिन खुशी से मुझे याद आया कि पंजाब के लोगों में थोड़ी सी खुशी बांट। हाँ जी हाँ जी, पंजाब के नौजवानों में खुशी बांटना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि जी इलेक्शन से पहले अवाम पर नवाजिशात तो जारी हैं। बुरी हुकूमत की जानिब से एक के बाद एक अवामी फैसला सामने आ रहा है, और पंजाब हुकूमत ने नौजवानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है जनाब। और वो ये कि बैरून मुल्क रोजगार के ख्वाहिशमंद जो नौजवान हैं, उनको अब कनाडा भेजा जाएगा, ये ऐलान किया है। और इस सिलसिले में निगरान सूबाई काबीना ने पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन के दरमियान एक MOU पर दस्तखत किए। जबरदस्त। अब ये देखना होगा कि उस MOU पे क्या लिखा है, कौन से लोग जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते। तो मेरे पाकिस्तानियों, यही दिन है और यही वक्त है। हुकूमती ऑफर्स महदूद मुद्दत के लिए हैं, तो इनको अवेल करें, फायदा उठाएं जी, क्योंकि इसके बाद वो आपको नजर आने वाले नहीं है। तो इलेक्शन के बाद पता नहीं आप कहाँ, वो कहाँ, तू कौन थे मैं कौन, ये वाला सिलसिला चलता रहेगा। तो अभी वोटों के लिए मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से जो है ये ऑफर्स आ रही हैं, दरवाजे खुले हुए हैं उम्मीदवारों के। तो अभी सारी बातें मानी जाएंगी। बिल्कुल भरपूर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन यही वक्त है, यही वक्त है। सहूलत को आप देखें और जरूर सब जाना चाहते हैं मुल्क से बाहर। शहरबानो, एक और बड़ी जबरदस्त खबर है और मैं चाहता हूँ जरा आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। अदाकारा रेशम से मुतल्लिक कोई खबर है प्लीज, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। आपने बारबी मूवी देखी? हाँ, मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन उसका जो बारबी फोबिया था ना, वो देखा, वो जो एक हाइप थी, वो तो मैंने बिल्कुल विटनेस की। हाँ, तो बारबी मूवी नहीं देखी, लेकिन आपने वो जो फोबिया था, या जिस तरह से वो ट्रेंडिंग थी, वो मुझे पता था कि बारबी कुछ है भाई। हाँ, और सब ट्रेंडिंग में जा रहा था, हर किसी ने पेंग वार्डरोब अटायर किया हुआ था, पहना हुआ था। तो मौरूफ पाकिस्तानी अदाकारा रेशम जो है सोशल मीडिया पर मुतहरिक नजर आई हैं, अपने मदाहों से भरपूर राब्ते में रहती हैं, अपनी वीडियोस लगाती रहती हैं टिकटॉक पर। कभी खाना बनाते हुए हम उनको देखते हैं, कभी वो नात पढ़ रही होती हैं, कभी वो इस तरह से मिलते जुलते नोहे भी पड़ी होती हैं। तो वीडियो में हम देख सकते हैं कि वो चिंची पे सैर कर रही हैं, ये छोले भटूरे खा रही हैं, और साथ वो प्याज खा रही हैं। और पूरा उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है ना, ये ट्राउजर शर्ट हुडी के साथ, ये पिंक कलर की। अच्छा, इस वीडियो में जो सबसे दिलचस्प बात वो ये है कि लोग, आपको पता है, फिर बड़े फनी कमेंट्स भी करते हैं। तो जो बनचले हैं उन्होंने इस टिकटॉक वीडियो पे कमेंट किया और उन्होंने रेशम को कह दिया जी अराइयों की बारबी। तो ये उसकी वजह ये है कि जैसे वो प्याज खा रही है ना, पूरा प्याज पकड़ के। अच्छा, इस वजह से तो इस वजह से कहा जा रहा है जी अराइयों की बारबी। ये अजराए तफन्नुन बात की गई है। हाँ। आपने किसी ने माइंड नहीं करना इस बात को, और ये सिर्फ फॉर द फन साइड। और आपको पता है हमारे फिर जिंदा दिल है, और ये
और वो फिर खाने में तो मजाक में बहुत भी उनका अच्छे। कोई सानी नहीं है, बड़े बड़े कमाल मीम्स बड़ी जबरदस्त शेयर करते हैं। और सबसे सीरियस सिचुएशन में इनकी जो मीम्स आती है ना पाकिस्तानियों के ट्विटर पे, ओह ओह माय गॉड। लेवल। अच्छा, मुझे लगता है अभी सिचुएशन आती नहीं है और मीम्स आना शुरू हो जाती हैं धड़ाधड़। अगर आप ऐसे ही। पाकिस्तान इंडिया का मैच है। की बात करें, मैं वही कह रहा हूँ, जब सोचती जब कब सबसे से टेंस सोच के बैठे सिचुएशन होते होती है ना, हैं। जब सबसे टेंस सिचुएशन होती है उस पे सबसे ज्यादा मजाक हो रही होती और वहां पे चेहरों पे रिएक्शन इस तरह से देते हैं और ये इसी तरह से ये वैसे मीम है और रेशम वो- अच्छी लग रही है। अच्छा, वो मजे की बात है, रिक्शे में बैठी हुई हैं और बहुत ही कैजुअली वो लेकर है, चल वो तो रही हैं, एंजॉय सब कर कुछ। रही है Very राइड nice। अपनी। लेकिन उन्हें क्या पता है, उन्हें राइयों की बार भी कह देना किसी ने। तो रेशम साहिबा आपने भी माइंड नहीं करना, हाँ। क्योंकि आपने अच्छी ड्रेस पहनी अच्छी है, बात अच्छी है लग कि रही वो सियासत में नहीं आती, वो छोटी मोटी इस तरह की वीडियोस बना के वो थोड़ा सा फन क्रिएट करती हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो भी सियासत वाली कोई ना कोई चीज़ आंसर अपने अंदर लेकर वीडियोस बनाते हैं, जिससे किसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो अब उन्होंने हम अपना बात रियल कर लेते लाइफ हैं, एंजॉय करते हुए एक जो सीन क्रिएट किया वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया। बिल्कुल। बात कर लेते हैं फिर सियासत की। सर्द मौसम के बावजूद सियासी माहौल में गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। आम इंतखाबात में 27 दिन बाकी हैं। इलेक्शन से पहले तहल का हेज इंकशाफात और पेशरफ्त सामने आ रही हैं। अदालती महाज की बात करें तो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और अदालती निज़ाम को हिला कर रख दिया है और उनके इस्तीफ़े पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। उधर हम बात करें बल्ले के निशान की तो उसकी सूरत हाल भी गैर यकीनी का शिकार है। खतरात अभी भी मंडला रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और दूसरी जानिब अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की तो पंजाब में भी टिकटों की तकसीम का सिलसिला जारी है। ऐलान कर दिए गए हैं दानियाल अजीज और आयशा रजब बलोच समेत मुतादिद जो लीगी रहनुमा हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। जी बिल्कुल। और नून लीग सीट एडजस्टमेंट के तौर पर आईपीपी के लिए 18 जबकि काफ लीग के लिए 4 हल्के खाली छोड़ दी गई। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर तज्जियाकार सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं अनीक नाजी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। वी आर गुड। अनीक साहब, सबसे पहले तो बड़ी खबर, और बड़ी खबर यही है कि जस्टिस एजाजुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया। एक ऐसे के बाद देखते एक हैं सर। इस्तीफा। जी ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, कौम को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये जिस तरह इंसानी जिस्म, आप कहिए कि हम कोई वायरस अगर दाखिल हो जाए, बैक्टीरिया दाखिल हो जाए तो बीमार हो जाते हैं, फिर आप दवाई हीलिंग की तरफ जाते हैं। इदारों में भी इसी तरह अनफॉर्चुनेटली वायरस कभी ऑर्गेनिकली ग्रो कर जाते हैं, कभी इंजेक्ट किए जाते हैं। और ये जो एजाजुल हसन नामी या ये मुज़ाहिर जैसे वायरस जो हैं, इनको इस इदारे में इंजेक्ट किया गया। अच्छा। और इन लोगों ने जाके उस इदारे में बिल्कुल वही काम किया जो डेंगी या कोविड किसी सेहतमंद आदमी के साथ करता है। इन्होंने पूरे अदलिया का वक़ार, उसका तक़द्दुस, उसको दाव पे लगा दिया। इन्होंने इंतहाई कंट्रोवर्शियल फ़ैसले किए। इन्होंने मजाक बना के रख दिया हर रवायत का। ये निगरान जज के तौर पर पनामा, वो जो एक JIT बनी थी, उस पर इनको एक निगरान जज के तौर पर इनको लगाया गया। इन्होंने नाइंसाफ़ का कोई तकाज़ा देखा, नादल का कोई तकाज़ा देखा, और यही इनकी ख़ासियत थी, यही इनकी लेगेसी है। इसी हवाले से ये याद रखे जाएंगे। इनमें इतनी, यानी एक जजेस में एक होता है रूल्स, कुछ होती है ग्रेस। जी इन्होंने वो ग्रेस भी शो नहीं की। शराह दस्तूर पे जो एक ग्रैंड हयात नामी एक जो होटल बनना था, उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बना। वो ब्लैटेंट वायलेशंस हैं CDA की रूल्स की। सही। ये उस कंपनी के लीगल एडवाइज़र थे, लेकिन जब उसका मुकदमा पेश हुआ, ये उस बेंच में मौजूद थे और तमाम लोगों ने, ताकि CDA के चेयरमैन ने ऐसे हाथ करके इनकी तरफ इशारा करके इनको याद दिलाया कि आप इस कंपनी के लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कैसे यहाँ पे इसका मुकदमा सुन सकते हैं। जिसको इन्होंने बिल्कुल कोई ग्रेस इन्होंने यानी उसको ये आप कहिए कि कोशिश ही नहीं की उसको रखने की। आप इनके जाने पर देखिए कि इनके जाने पर जो एक सियासी गिरोह है, ज़ाहिर है कि PTI का, उसका जितना भी सपोर्ट बेस है, उसके चेहरों पे एक सफ़े मातम बिछी हुई है। और आप वहाँ पे एक जुलूस देख रहे हैं उनके चेहरों पे, और उनकी हाय हाय और उनकी वो। और दूसरी जानिब जो है वो ज़ाहिर है कि एक सियासी जमात जो है नून लीग, वो इसे कुदरत का इंतकाम करार दे रही है। अब सीधी सी बात यह है कि एक जज का रिटायर होना, आना जाना, ये ना सोसाइटी का मसला होना चाहिए, ना सियासत का मसला होना चाहिए। Exactly. क्यों सियासी जमातें एक जज के जाने पर इतना यानी ब्लैटेंट रद्द-ए-अमल दे रही हैं? ये सबूत है कि जज साहब ने अदल इंसाफ और अपना जो इनका काम था वो तो ये ना कर सके, अलबत्ता सियासत ये करते रहे।
अनिक साहब, टाइमिंग पे भी तो सवालात है ना कि इसी टाइम पे क्यों इस्तीफा और इसकी क्या वजह, और जब आप अगले नेक्स्ट जब आप नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हो, बिल्कुल जिस मुआशरे में मशहूर है, कहावत है मशहूर है कि एक ASI सब इंस्पेक्टर बनने के लिए 2-4 इश्तिहारियों को कत्ल कर देना, पुलिस मुकाबले में मार देना, ये एक आम सी बात है क्योंकि उसने एक फूल का इजाफा करना होता है। उस सोसाइटी में एजाजुल एहसन जैसा आदमी जो चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, और वो उस तरह इस्तीफा, आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर ग्रॉस मिसकंडक्ट है, कितना भयानक जुर्म है, कितनी बड़ी फोर्स है, कितना बड़ा एविडेंस है। और एक ऐसा आदमी जिसने अपने सारे कैरियर में ना अपनी इज्जत का ख्याल किया, ना कोर्ट की इज्जत का ख्याल किया, वो अपने मफाद के लिए, अपने घटिया मफाद के लिए उसने सारी रवायतों को तोड़ दिया, अपने ऑफिस को ख्वार कर दिया। यानी एक ऐसा आदमी जिसको इज्जत वगैरह को ख्याल है ही नहीं पहले से, सही, ना उसको कोई अपनी ग्रेस का ख्याल है। ऐसा आदमी भी अगर छोड़ के चला जाए तो आप अंदाजा लगा लें कि कितने सॉलिड एविडेंस उसके खिलाफ हैं, किस कदर वो कमजोर है, किस कदर उसके पैर कच्चे हैं, किस कदर वो बुज़दिल है, और किस कदर वो आप कहिए कि यानी कमजोर है। आप अंदाजा लगाएं उस जुर्म की नौयत का जो ऐसे शख्स ने किया है कि उसको उसकी वीडियोस दिखाई गई और वो भाग गया। अच्छा, यानी उसको नजर आ रहा था कि आगे जेल है। और ये जो मज़ाहिर जो गया है, इसके जाने पर भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, मैं उनको सलूट करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि उनका ये फैसला कि जो साख जिन लोगों ने उजाड़ी है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस्तीफा दें और उसके बाद आप सारे जुर्म आपके माफ हो जाएं। आपको कानून को पीछा करना चाहिए, और मज़ाहिर जैसे लोग जो हैं या इस तरह के लोग, इनको इनका अंजाम, यानी ये दूसरों की, इंसानों की मौत का फैसला करते रहे हैं, इनके पास जो ताकत है ये सजाए मौत दे सकते हैं। नाजी साहब, ऐसी सूरत में तो इस तरह के लोगों की करप्शन, इनको जेलों में जब ये जाएंगे, जब ये जेलों में जाएंगे और बानी PTI के साथ उस किसी सेल में इनको भी रखा जाएगा, तो फिर इंसाफ का सही तकाजा पूरा होगा। क्योंकि वो सिविलियंस का नुमाइंदा सियासतदान जो है वो हमेशा जाता है जेल में। वैसे नाजी साहब, ये क्यों ना जाए? अनेक साहब, ये इस तरह से इंसाफ की डेफिनेशन कैसे हो सकती है? लाइक कि अगर पार्टी बायस नजर आती है, मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि आज अगर एक जज जा रहे हैं, उनके जाने पे एक जमात खुश है और एक जमात गमज़दा है, तो कल जब कोई दूसरे जज जाएंगे तो फिर दूसरी जमात खुश होगी। तो इस प्रैक्टिस को खत्म करना है, ये तासुर तो ओवरऑल ही फिर गलत। इस प्रैक्टिस को खत्म करना है जी। अगर आप इस प्रैक्टिस को खत्म करना चाहते हैं तो जरूरी है कि मज़ाहिर और इस जैसे लोग जो हैं, ये जो भी गए हैं, एजाजुल एहसन, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई हो। और जब कौम अपनी आंखों से इनको एक वो जाते हुए जेल जाते हुए देखेगी, इनके कोई असासे जब्त हों, इनको जुर्माने हों, इन पे जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो पैसा जब्त किया जाए, बहक़ सरकार वो जब्त किया जाए। जब इनके साथ ये होगा तो और वो पूरी सोसाइटी देखेगी, तो उसके बाद एक देखें नेमिंग एंड शेमिंग, ये एक बहरहाल बहुत बड़ा, ये अकेला नेमिंग एंड शेमिंग ये भी बहुत बड़ा एक पब्लिक ट्रायल होता है। तो इससे आने वाले जो अगर कोई ऐसा वायरस किसी और शख्स के माइंड में दाखिल अगर होगा फ्यूचर में, तो इनका अंजाम देखकर यही इंसाफ का तरीका होता है कि वो फिर आगे कोई ऐसा कोई जज जो है वो अपने ओहदे को सियासत के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करे। बाज आ रहे हैं घर से कि किसी ना किसी जज का किसी ना किसी पार्टी की तरफ झुकाव होता है, तो ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, उसका हल चाहिए ना, उसका हल चाहिए। बिल्कुल, तो हल इनकी कैद है ना। तो फिर ये सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, आम आवाम का तो इंसाफ पर से एतमाद वैसे ही उठ गए। जी बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये कि हम साबिक चीफ जस्टिस की अगर बात करें, उमर ता बंदयाल की, तो उनके जितना भी दौर था उसमें भी हम देख रहे थे कि जजेस में आपस में ब्लैटेंट वायलेशंस, और इन लोगों ने हम ख्याल जजेस बना के तकसीम की। इन लोगों ने, उमर ता बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस थे, वो एक बदतरीन दौर था पाकिस्तान का। अभी ये सिचुएशन जो है, ये भी तकसीम नजर आ रही है। जी नहीं, अब तो ये सफाई हो रही है, ये गलाजत निकल रही है, ये गंदे वायरस निकल रहे हैं। सिस्टम जब इंटैक्ट होके फंक्शन प्रॉपर्ली करता है, प्रोवाइडेड को उसकी सरबराही करने वाला एक अपराइट ऑनेस्ट आदमी हो, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। अच्छा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब सिस्टम एक ज़माने में था, बहुत पुरानी बात नहीं है, उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त का वज़ीर आज़म, उस वक्त का सदर, उस वक्त का पूरा सिस्टम अपनी तमाम ताकत के साथ एक जज के ऊपर जो अकेला खड़ा हुआ था, उसके ऊपर हमलावर हो गया झूठे इल्ज़ाम लगाकर। लेकिन वो शख्स चूँकि हक और सच्चाई के ज़मीन पर खड़ा था, उसका ज़मीर साफ था, उसके पास वो अखलाकी और कानूनी और आइनी ताकत मौजूद थी कि उसने खड़े होकर अकेले ने पूरे तूफान का मुकाबला किया और वो खड़ा रहा, और आज वो उस जगह पे मकाम पर है जहाँ पे उसे होना चाहिए। ये लोग हैं कमज़ोर, भाग रहे हैं, खाली ढोल जो बजाया करते थे, इनका भागना बता रहा है कि ये कमज़ोर हैं, ये चोर हैं, इनका वो काला माजी है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में भी कुछ पार्टीज का कहना है कि वो बाइस्ड है।
वो तो गुजर के आए हैं ना जी एक तूफान से। उनके खिलाफ तो जो सिस्टम ने पूरी जो ताकतों ने करना था वो कर लिया, वो उससे भुगत के आ रहे हैं। वो पुलिस रात पे ऑलरेडी चल के आ रहा है बंदा, उसने प्रूव कर दिया हुआ है कि ही ये जब इनके सामने पुलिस रात आया तो ये तो उसके ऊपर पैर रखने से पहले ही भाग गए। इन्होंने दौड़ लगा दी, इन्होंने कहा था मैं तो पुलिस रात पे चलता ही नहीं हूं। तो इनका भाग जाना इन इट सेल्फ एक एविडेंस है जो पूरे तारीख की अदालत में भी आ गया है, कौम के सामने भी आ गया है। लेकिन इनका भाग जाना ये काफी नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। अदल के इंसाफ पर अगर तकाज़े यानी पूरे निज़ाम पर, अदल और इंसाफ के निज़ाम पर अगर आप कौम का एतमाद बहाल कराना चाहते हैं, जो कि एक बड़ा मुश्किल टास्क है, ये इससे भी खैर मुकम्मल एतमाद तो बहाल नहीं होता, लेकिन किसी हद तक चलो आला तरीन सतह पर एक सफाई होने का, एक डेकोरम ही कम से कम कायम रह जाए। लोअर कोर्ट्स में चलो जो हो रहा है सो हो रहा है, जो हाईएस्ट लेवल पे तो कम से कम देखें, दुनिया में ग्लोबल कम्युनिटी है, इस्लामाबाद में दुनिया भर के एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, तो वहाँ ये जो कुछ इन लोगों ने किया है पूरी दुनिया ने विटनेस किया है, तो उसके बाद फिर क्या इज्जत और कैसी इज्जत। ठीक साहब, अभी आपने बोला था कि वीडियो दिखाई गई और वीडियो दिखा के फिर उन्हें जो है वो बताया मतलब गया या कि वीडियो आपको दिखाई गई, एविडेंस दिखाया गया ना, कोई एविडेंस या वीडियो की शक्ल में दिखाया गया या डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में दिखाया गया या गवाहों की सूरत में दिखाया गया, लेकिन वो जो कुछ भी दिखाया गया लेकिन वो इतना वीडियो क्यों ताकतवर दिखाई था। गई? क्या वो कानूनन कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी वीडियो दिखाने से पहले? नहीं, मतलब है कि जो कुछ भी उनको दिखाया गया, जिसने प्रेशर डाला, देखिए ना, हमारे यहाँ असल में जब आप किसी के, अब देखिए ना, खबर तो ये है कि हमने ये देखा कि एक यानी जनरल फैज जो हैं वो जब अपना ओहदा छोड़ के गए तो आवाजें आई थी ना कि कुछ चीजें वो शायद अपने साथ ले गए, और ये बुनियादी तौर पे उन्हीं को आर्किटेक्ट कहा जाता है। अब वो ये कहते हैं कि उन्होंने वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये उनकी लगाए हुए, यानी कहा यही जाता ना कि ये उनके लोग थे। और अब उनकी एक मुलाकात होती है आज की लीडरशिप से, जिसमें उनके कुछ चीज़ें सेटल होती हैं और साथ ही इनके इस्तीफे भी आ जाते हैं। वैसे तो ये एक पूरा ग्रुप है, ये एक पूरा आप कहिए कि एक ग्रुप बंदी हुई थी मुख्तलिफ इदारों में, उसके ये लोग थे जो कि अब जा चुका है, माजी हो चुका है। अनीक साहब, जब हम पाकिस्तान की सियासत के पर्सपेक्टिव में इस्टेब्लिशमेंट की टर्म यूज़ करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट एक ख़ास इदारे से मुंसलिक नहीं है, इसके अंदर और भी इदारों के जो पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं वो आती हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई एक माइंडसेट की इस्टेब्लिशमेंट बनती है तो वो एक अपने ही लाइक माइंडेड तरह के एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको तक़वियत देती है, फिर वो इक़्तिदार में आती है, और ये हमेशा से यही हम देखते चले आ रहे हैं। अब अवाम की बात कहाँ पे हो रही है सर? आम आवाम का फ़ायदा कहाँ देखा जा रहा है? बिजली वैसे ही महंगी है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो जो बिजली के नर्ख बड़े होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, महंगाई तो वैसी रहती है, सब कुछ वैसा रहता है। एक आम आदमी को क्या लगे सर कि क्या हो रहा है, ऊपर टॉप सीट्स पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बहस इस वक्त ब्राज़ील से लेकर टोक्यो तक जारी है कि जो गवर्निंग का फॉर्मूला है उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। वो मॉडल्स जहाँ पे ये काम हुआ है उनको, जो आगे बढ़ते हुए माशरे हैं, ज़ाहिर है वो उनको स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ भी ये सवाल ज़ाहिर है उठ खड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो सिर्फ ये दिलाऊं कि ये जो इल्ज़ाम है या ये जो शिकवा है या गिला है या तनकीद है, ये इंग्लैंड में भी बिल्कुल इसी शिद्दत से हो रही है इसमें कि वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है एक ख़ास तरह की, ऋषि सुनक इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, वो उस वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का एक पपेट है। और वहाँ भी बिल्कुल ये, लेकिन बहरहाल उनका हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उनको हमसे बहुत खुशहाल हैं और उनका बड़ा हिस्सा है। वहाँ पे अगर ये डिबेट हो रही है कि उनको मज़ीद हिस्सा चाहिए, तो हमारे यहाँ तो डेस्परेट ज़ाहिर सूरत हाल है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए, यही सवाल पैदा होता है। लोगों को इक़्तिदार में शरीक कैसे किया जाए? तो लोगों के नुमाइंदे ही होंगे जो लोगों को शरीक करेंगे इक़्तिदार में। उसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम का चलते रहना, आइन और कानून की बालादस्ती का रहना, और ये जो एडवेंचरिस्ट बैठे हुए हैं जो सियासत करते हैं, और आप इनकी यानी दूसरों को जेल भेजने वाले नाजायज बुनियादों पर अपने सामने जेल देखते हैं तो इनकी दौड़े देखें कैसी लगती है। ये तो होगा, इनमें जुर्रत नहीं है ये एक दिन की जेल काट सके। दूसरों के लिए ये फिरौन होते हैं, बिल्कुल इशारों पर दूसरों के लिए ये फिरौन होते हैं, सुनाए जाते हैं। वो हल्की सी नजर आई है, वो एक वो रेडियो पे मुझे याद है, वो अपना लंदन पुलिस है, वो मेट्रोपॉलिटन वो चलाती है रेडियो पे, और अब तो खैर उस पे भी, पोस्ट पे भी, एक्स पे भी, फॉर्मर ट्विटर, एक लॉकअप बंद होने की ना एक आवाज होती है, लोहे का गेट जब बंद होता है। तो वो क्रिसमस पीरियड अभी जैसे गुजरा है, तो वो उस पे जो बर्गलर्स हैं, जो ये छोटी मोटी
तो वो बर्गरर्स के लिए पुलिस जो है ना वो मैसेज भेजती है उस साउंड के साथ कि सेलिब्रेट क्रिसमस एट योर होम, फिर वो आवाज आती है उसकी लॉकअप की, फिर वो कहते हैं और विद अस। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया अनिक बहुत साहब, शुक्रिया अनिक साहब, आपने आपने वक्त दिया वक्त दिया। हमें और बड़ी जबरदस्त डिस्कशन रही। इंशाल्लाह परसों फिर आपसे मुलाकात Oh होगी। please don't, no, Tuesday. ट्यूसडे ओके। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात की। तो ये हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं। तुर्की का 100 साला मुआहिदा लुज़ान मुकम्मल हो चुका है और पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं और इस वक्त दुनिया में एक जदीद और मॉडर्न तुर्की उभर कर सामने आ रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात के भी 75 साल मुकम्मल हो गए। इस सारे सिलसिले पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़े खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, तुर्क सदर तैयब उर्दवान जो हैं उनके मुर्तजिम हैं तुर्की रेडियो और टेलीविज़न TRT शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर फुरकान हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बेहतरीन डॉक्टर साहब, वी आर गुड। बहुत बहुत थैंक यू। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को 75 इयर्स जो है ये मुकम्मल हो गए हैं। जी जी। तो ये जो मुआहिदा तय पाया था लौज़ान, ये मुआहिदा क्या था? हाँ जी, ये माहिदा जब ये आपको पता होगा कि वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया के नाम से खिलाफत चल रही थी जी। वो इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की पे तकरीबन सारे तुर्की पर कब्जा कर लिया था। अतातुर्क ने जंग आज़ादी, यानी वो कुर्तुर सवश कहते हैं, जंग आज़ादी लड़ के आज़ादी जो है वो दिलवाई थी और अपना नया रिपब्लिक तुर्की रिपब्लिक जो है वो कायम किया था। तो फिर उन ममालिक से तुर्की को तस्लीम करवा लिया। इन तमाम ममालिक जो इसके खिलाफ दुश्मन थे, जिन्होंने कब्जा किया था, उनसे आज़ादी भी दिलवाई और अपना एक मुल्क होने के नाते उनसे तस्लीम भी करवा लिया। फिर उस वक्त जो है इन तमाम इत्तेहादी ममालिक, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब ममालिक, यूरोपीय ममालिक शामिल थे, ये एग्रीमेंट हुआ कि अब तुर्की एक आज़ाद मुल्क है। और तुर्की जो ये 143 शिक्कों पर मुश्तमिल एक एग्रीमेंट है, जिसमें ये नहीं लिखा हुआ। हमारे यहाँ इस एग्रीमेंट के बारे में मुख्तलिफ जो है गलत फहमियाँ पैदा हो गई कि वो तुर्की में ये हो जाएगा कि वहाँ तुर्की दोबारा से वहाँ पे खिलाफत कायम हो जाएगी, ये तो सऊदी अरब के अंदर अपने ले लेंगे, बाकी अरब ममालिक को अपने उसमें शामिल कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ना। वहाँ पे ये जब तक 100 साल है तुर्की ड्रिलिंग नहीं कर सकते, पेट्रोल नहीं निकाल सकते, मादनियात नहीं निकाल सकते, तुर्की के हाथ पांव बंधे हुए हैं, तुर्की कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी कोई हरगिज बात नहीं थी। तो अब जो तुर्की ने अब देखा होगा कि पिछले 10 सालों में अपने ड्रिलिंग बैरी जहाज खुद, इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ड्रिलिंग बैरी जहाज तुर्की खुद बना रहा है, उसके जरिए ड्रिलिंग भी कर रहा है और ड्रिलिंग करने के नतीजे में बड़ी तादाद में पेट्रोल वहाँ से निकला है और गैस भी निकली और मादनियाँ गैस जो है उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में निकली है। उन्होंने एर्दोआन ने पिछले 2 माह पहले जो है सब के लिए, पूरे 1 माह के पूरे आवाम के लिए इसे फ्री कर दिया था कि आप इस्तेमाल करें। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे गैस निकली। डॉक्टर साहब, आपने तो वहाँ की लाइफ खुद भी एक्सपीरियंस की है तुर्की की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो हुकूमती सतह है उनमें क्या सोच है और फिर अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या है इस ट्रीटी को लेके? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सोच पाई जाती है कि 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसके बाद दोबारा से नहीं ऐसी सोच वहाँ पे की? ये तो मैंने पाकिस्तान में आके देखा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो चैनल्स वगैरह, पाकिस्तान अखबार, पाकिस्तान के प्रोफेसर रिसर्च नहीं करते, लेकिन ऐसी कोई वहाँ पे किसी किस्म की ना कभी कोई डिबेट हुई है, ना कभी कुछ बातचीत की गई, ना बहसों वासा हुआ, ना हुकूमत की सतह पर, ना अवाम की सतह पर, क्योंकि ऐसी उसमें कोई शिक शामिल ही नहीं, बल्कि वो तुर्की के ज्यादा हक में, क्योंकि तुर्की को आज़ादी दी गई, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट स्टेट। हाँ, इंडिपेंडेंट स्टेट का दिया गया और तमाम इत्तेहादी ममालिक ने उसे तस्लीम कर लिया। हाँ, ये अब ये गलत है कि आप सोच सकते हैं ये सारे ममालिक जो अरब ममालिक है, सऊदी अरब, ये यूएनओ के रुकन ममालिक हैं, दुनिया ने तस्लीम किया हुआ। अब तुर्की दोबारा हो सकता है कि टूरिज्म पर भी इसको बड़ा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान और तुर्की का जो सिलसिला है, टूरिज्म पर भी बातें चल रही हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पहले इसका नाम टर्की था, फिर एकदम से कहा गया कि तुर्की कहा जाए, इसके पीछे क्या फिलॉसफी? हाँ जी, आपने देखा हो कि किसी ज़माने में चीन का दारुल हुकूमत पिकिंग हुआ करता था, अब उसका नाम ऑफिशियली जो है बीजिंग हो गया। अब इंटरनेट की दुनिया है, वहाँ पे टर्किश लैंग्वेज, हर चीज़ टर्किश लैंग्वेज ही में चलती है। इंग्लिश पहले इतनी ज़्यादा किसी को भी नहीं आती थी। अब लोग इंटरनेट होने की वजह से ग्लोबल दुनिया जो है वो एक जगह पे हो गई है और सब कुछ सब पता चल जाता है कि इसके क्या मीनिंग है। वो टर्की जो है, टर्की एक जानवर, आपने देखा होगा मुर्गी की तरह जानवर, जिसके मीनिंग्स फुलिश के आते हैं, बेवकूफ़ के आते हैं। तो अब जब उन्होंने देखा, हालांकि वो थ्रू आउट जो है
तुर्की खुद जो है अपनी ज़बान में तुर्की ही तुर्की ही यूज़ इस्तेमाल करते करता रहा। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो गलत बात है कि हमें फुलिश समझते हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमें अपने नाम को अब तब अपना जो ओरिजिनल नाम है वही दुनिया से मनवाना चाहिए। फिर उन्होंने यूएनओ में भी सारी दुनिया में सरकारी तौर पर अब इसका नाम जो है तुर्की हो चुका है। हाँ, पाकिस्तान में गलत भी कर, तुर्किया कहते, तुर्किया नहीं तुर्की। जी हाँ, लिखने में तुर्किया लेकिन पढ़ने में तुर्की है। डॉक्टर साहब, पाक तुर्की ताल्लुकात के भी 75 साल मुकम्मल हो गए। वैसे सल्तनत उस्मानिया से भी यहाँ के खित्ते के लोगों की जो वाबस्तगी थी वो भी हमारी तारीख में मिलती है, खिलाफत मूवमेंट में भी वो वाज़ेह है। तो डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि 75 साल जब मुकम्मल हो रहे हैं तो ये दो सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को आप आगे कहाँ देखते हैं? हाँ, ये देखें, दुनिया में तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। ये यकजान दो कालिब हैं, एक कौम दो रियासतें हैं। अच्छा, बाकी ममालिक के साथ, पाकिस्तान के, चीन के साथ, सऊदी अरब के साथ, सबके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर ताल्लुकात हैं। हुकूमतें अपना एग्रीमेंट करती हैं, ये करती है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दो वाहिद ममालिक हैं जिनके अवाम के दरमियान दिल के रास्ते, दिल के ताल्लुकात हैं। कह सकते हैं कि हमने देखा जब जलजला आया, जी हाँ, वही हेल्प की गई, लेकिन पाकिस्तान के हालात अपने ठीक नहीं थे। जब पाकिस्तान में मुश्किल आई तो उनकी जानिब से की बिल्कुल गई। सही, बिल्कुल अभी सही इस 75 ईयर मुकम्मल होने पर जी हाँ। क्या कोई वीज़ा पॉलिसी में आसानी की जाएगी? कोई टूरिज्म के हवाले से कोई चीज़ें सामने आएंगी? हाँ, टूरिज्म मैं आपको बता दूँ, इस वक्त तुर्की जो है टूरिज्म के लिहाज से दुनिया पर जिसे कहते हैं कि छाया हुआ मुल्क। आप सोच सकती हैं, इस तुर्की में पिछले साल 2023 में 46 बिलियन डॉलर की कमाई की गई। 46 बिलियन डॉलर टूरिज्म से। और नेक्स्ट ईयर 24 बिलियन यानी 46 अरब बनते हैं, 46 अरब डॉलर की आमदनी। और अगले साल जो है 70 बिलियन डॉलर की आमदनी का हदफ मुकर्रर किया गया। और वो जो हदफ मुकर्रर करते हैं वो लाजमी तौर पे उसको हासिल कर लेते हैं, अपना टारगेट वो रखते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब है वो टूरिज्म में आसानियां पैदा करेंगे। हाँ जी हाँ, जाहिर है वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानियों की जहाँ पर बात है, पाकिस्तानियों को वाहिद मुल्क है जहाँ पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है। और हम जो ये इज्जत कंटिन्यू रहनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान का इतना इमेज बना हुआ है, जो पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर जाते हैं वहाँ पर, उनकी वजह से कई सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जो है बड़ा उन्होंने हलचल मचा दी थी, हंगामा कर दिया था, ख्वातीन की जो वीडियोस वगैरह शेयर की थी, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान की इमेज को पहुंचा था। मेरे ख्याल में वीज़े की पॉलिसी में नरमी अगर करेंगे तो ये चीज़ें उनको कानूनी तौर पर जो आना चाहिए, पहले छानबीन करें कि कौन बंदा है जो वहाँ क्या करने जा रहा है, उसके बाद उसको वीज़ा दें। वैसे पाकिस्तान की जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ भी टूरिज्म में अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है जी। तो किन शोबों में काम किया जाना चाहिए? तुर्की के साथ कौन से कोलैबोरेशन ऐसे किए जाने चाहिए कि हम भी 46, 100, 70 जितनी भी अमाउंट है, इतने बिलियन डॉलर्स का जो है हम भी हदफ अपना सेट देखा करें? जाए, पाकिस्तान इस दुनिया में टूरिज्म के लिहाज से बड़ा, जिसे कहते हैं ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर सारी दुनिया आना चाहती है। सारे मौसम हैं, इंतहाई जी हाँ, खूबसूरत बहुत है। खूबसूरत एरिया। आप जाएं, ये नॉर्दर्न एरिया में जाएं, गिलगित साइड पे जाएं, हमजा साइड पे जाएं, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। लेकिन जिसे कहते हैं कि हम लोग बदकिस्मती से फैसिलिटीज फराहम नहीं कर, वहाँ पे होटल्स नहीं है, कुछ फैसिलिटीज नहीं है। जब तक उनको फैसिलिटीज नहीं देंगे, नहीं है कुछ जगहों पे तो होटल्स, हाँ होटल बनाएंगे, 5 स्टार होटल दें उनको, दें। और फिर ये है कि रास्ते जो सड़कें जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, फिर आवाम फिर ही लोग आएंगे। और फिर एक आवाम का जिसे कहते हैं शौर भी तब्दील, टूरिज्म के लिए आवाम का शौर तब्दील करना। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को ये भी बताएं कि आप मुतरजम हैं सदर तैयब उर्दवान के। जी जी। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि उर्दू ज़बान को वहाँ पे बड़ी अहमियत दी जाती है। एक्चुअली उर्दू वैसे भी तुर्की ज़बान में ये जो फोर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लश्कर के लिए इस्तेमाल, अभी भी जहाँ पे अगर आपने आर्म फोर्सेस कहना हो तो उर्दू ही कहते हैं। और जो तलफ़्फ़ुज़ जो हमारे चेंज हो गया, ये वहीं से आया हुआ सुल्तान महमूद गजनवी के दौर से। उन्होंने जब उनका लश्कर पहुंचा था हिंदुस्तान पे, हमले किए थे, सोमनाथ के हमले किए थे, उस वक्त मुख्तलिफ ज़बानें बोली जा रही थी, सिंधी, पंजाबी, बलोची, ये सारे वो सारे फौजी जो थे एक जगह पे इकट्ठे हुए। अच्छा। तो उनके फौजियों की ज़बान जिसे कह सकते हैं, लश्कर, इसको उर्दू उसके मीनिंग्स में आते। तो उस वक्त से जो है ये उर्दू चल रही है। उसका नाम पहले उर्दू मोहल्ला नाम था, फिर इसको उर्दू कर दिया गया। लेकिन ये देखा जाए, ये तुर्कों ही की तरफ से ये एक पाकिस्तानियों के लिए तोहफा है। आपने ये देखा होगा कि मुगलिया सल्तनत के जितने भी बानी थे, जितने भी हुक्मरान थे, वो सब के सब तुर्क ही थे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं तुस्के बाबरी, वो तुर्की ज़बान ही में। जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सुनो, पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने खूबसूरत
तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी तरह रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम चाहते हैं पाकिस्तान के इस तरह के लोग जो हैं, ये हीरोज़ हैं, ये हमारे असली हीरोज़ हैं, ये जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, वाह वाह, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात है, क्या बात है, किसका बड़ा ही शेर है? खूबसूरत शेर है, अहमद फराज साहब का शेर है ये। और आज इम्तिहान में डाल देती हूँ मैं आपको। नहीं जी, अहमद फराज साहब का ये शेर है और आज उनकी 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इसी मुनासबत से हमने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। उर्दू जुबान और गज़ल को आफाकी शोहरत बख्शने वाले शायर अहमद फराज 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। उर्दू और फारसी में एमए किया। उनका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा कॉलेज के ज़माने में शाया हुआ। बादजां दर्द आशूब, शब खून, नायाफ, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, बे आवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना और पसे अंदाज़े मौसम समेत कई मजमुए अशात पजीर हुए। अहमद फराज बरे सगीर के उन चंद शायरों में से एक हैं जो मोहब्बत, इश्क, हिजरो विसाल के साथ साथ इनकलाब और बगावत के शायर भी थे। अपने नजरियात की वजह से उन्हें इक़्तिदार के ऐवानों से भी टकराव का सामना रहा। 1980 में ज़ियाउल हक के दौरे इक़्तिदार में उन्होंने जिलावतनी इख्तियार की। उस दौर में लिखी गई उनकी नज़में देखते हैं और मुहासिरा को शाहकार की हैसियत हासिल है। नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन के अलावा वो इदारा अकादमी अदबियात के बानी डायरेक्टर जनरल और बादशाह इसके चेयरमैन भी रहे। 2004 में उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आला सिविल एजाज़ हिलाल इम्तियाज दिया गया, जो उन्होंने 2006 में जनरल परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हुए वापस कर दिया। 25 अगस्त 2008 को अहमद फराज इस दारे फानी से कूच कर गए। वो आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन अपनी शायरी से वो हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहेंगे। तो जी सुनो, पाकिस्तान हमेशा से अपनी रिवायत को बरकरार रखे हुए हम अपने लेजेंड्स को कभी नहीं भूले ना भूलेंगे, और हम इसी तरह से हर इम्पोर्टेंट दिन पर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने का सिलसिला अपना जारी अच्छा, रखेंगे। कितने खूबसूरत शायर थे, एक के बाद जो एक शेर आता जा रहा था, वो आप हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से लफ्जों के मोती परोए गए होंगे। और बड़ी बात है, इस तरह के लेजेंड हमारी अच्छा, सिर्फ रोमानवी शायर नहीं थे अहमद फराज, इनकलाबी शायर भी थे। बिल्कुल। इनके यहाँ बड़ी वैरायटी मिलती है आपको शेरों की। और अभी जैसे ब्रेक में ही हम लोग यूट्यूब पे भी इनकी कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे थे, बड़े शानदार इनकी नज़में, गजलें, शायरी। और फिर जो पढ़ने का अंदाज था, जो आवाज़ थी, धीमा सा लहजा, बहुत खूबसूरत था। और आज उनकी अगर जिंदा होते मुझे तो पर्सनली याद नहीं रहती वैसे शायर बानो उस तरह से, लेकिन इनकी मुझे वो बड़ी पसंद है पोइट्री। उसमें सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, चलो कुछ देर उसके शहर में ठहर के देखते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। वाह वाह। तो चलो गुफ्तगू करके माजरा जी मैं अगर थोड़ी गड़बड़ कर दी, याद चलो नहीं बात करके देखते हैं। बात करके देखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ब्रेक लेके देखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। अब वक्त हुआ है हमारे आज के सेगमेंट कुरान और साइंस का। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक हम बात कर रहे थे दज्जाल के खरूज और उसके फितरों की। आज हम बात करेंगे दज्जाल की दजल अंगेजियों से बचना कैसे मुमकिन है। जब हम दज्जाल से तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ज़हन सूरह कहफ़ की तरफ जाता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ़ को जुम्मे के दिन पढ़ा तो उसके लिए सना से लेके बसरा तक नूर फैल जाएगा। और जो इस सूरा को जुम्मे के दिन पढ़ेगा, चाहे जुम्मे से पहले पढ़े या जुम्मे के बाद पढ़े, तो वो शख्स अगले जुम्मे तक महफूज होगा। यानी कि अगर इन दोनों फ्राइडेज या इन दोनों जुम्मों के दरमियान दज्जाल जाहिर हो गया, उसका खरूज होता है, तो दज्जाल उस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कुरानिक स्टडीज के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जनाब अब्दुल सलाम आरिफ साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने एक दफ़ा फिर बुलाया है। अच्छा अब्दुल सलाम साहब, जैसे कि दज्जाल फितना जो है उसने तो आना है, उसका खरूज होगा और वो आकर इंतशार फैलाएगा। उससे बचाव का तरीका भी हमें बताया गया है कि आप सूरह कहफ की तिलावत करें, आप उससे महफूज रहेंगे। लेकिन अगर सूरह कहफ का तर्जुमा पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहीं दज्जाल का जिक्र नहीं मिलता। बिल्कुल ये किस तरह से होगा?
देखें, पिछले प्रोग्राम्स में जो हमने किया और अभी आपने भी जो हदीस बयान की, उससे ये बात तो वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से बचने का जो तरीका बताया है वो सिर्फ सूरह कहफ है। अपनी उम्मत को उसकी निशानियां बताई, और एक हदीस नहीं है, इस पे बेताशा हदीस है। और कहीं कहा गया कि पहली 10 आयात, कहीं आखिरी 10 आयात, कहीं पूरी सूरा, लेकिन दज्जाल से बचने की सूरा या नुस्खा जो है ना वो एक ही है, वो सूरह कहफ है। अब हम देख लेते हैं कि सूरह कहफ में बात वाकई दज्जाल का नाम नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूरह कहफ नाजल क्यों हुई। कुरान की ये एक ऐसी सूरत है जिसका शान नज़ूल भी बड़ा अनोखा और बड़ा अजीब है। अच्छा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत मक्का में फैल रही थी तो कुफारे मक्का जो थे उनको परेशानी हुई कि इसको रोकें कैसे। तो उन्होंने एक वफद बना के, नज़र बिन हारस और उकबा बिन अबी मुईत 2 बड़े सरदार थे मक्का के, उनकी क़ियादत में एक वफद बना के मदीना के यहूदियों के पास भेजा। क्यों भेजा मदीना के यहूदियों के पास? इसलिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले यहूदियों को निकाल दिया गया जेरूसलम से, तो रोमन्स ने निकाल दिया, तो वो डायस्पोरा शुरू हो गया उनका, वो बिखर गए दुनिया में, और उनका जो रिलीजियस इंटेलिजेंसिया था ना वो मदीना में आके सेटल हुआ। अच्छा। उस दौर में जो यहूद का सबसे बड़ा रिलीजियस स्कॉलरशिप था वो मदीना के गिरदो नवा में रहता था। ठीक। तो उन्होंने इसलिए भेजा कि इन लोगों से जाके उन्होंने जाके पूछा कि भाई हमारे यहाँ एक बंदा आया, उसने नबूवत का दावा किया है, तुम महले किताब हो, तुम्हारे पास किताबें हैं, तुम्हारे घरों में नबी आते रहे, हमें बताओ इस बात को यहाँ इससे निपटे कैसे, या ये बताओ कि ये सच्चा है कि झूठा है। तो यहूदियों ने 3 सवाल बताए। उन्हें कहा जी ये 3 सवाल उससे पूछना, ये अगर अल्लाह का नबी हुआ तो इसके जवाब आएंगे, अगर ना हुआ तो जवाब नहीं आएंगे। अच्छा। वो 3 सवाल ये थे कि एक, हमें ये इनसे पूछो कि ये बताएं कि गार वाले कौन थे और उनका किस्सा क्या है। दूसरा उसने कहा जिनसे पूछना कि वो कौन था जिसने मशरक और मगरिब का सफर किया और पूरी जमीन पर हुक्मरानी की। अच्छा। तीसरा सवाल जो है उस पर थोड़ा सा अख्तलाफ है, लेकिन बहुत सारे मुफस्सरीन कहते हैं कि वो पूछा गया कि रूह क्या है, लेकिन मैं और मदूदी साहब के पीछे जाऊंगा कि मदूदी साहब की ये राय है कि ये तीसरा सवाल खिजर और मूसा के मुतल्लक था। ओके। क्योंकि सूरह कहफ में रूह वाला सवाल नहीं है, वो सूरह बनी इसराइल में है और वो मदीना में पूछा गया था। ये पूरी सूरह मक्का की है। ठीक। तो ये 3 सवाल पूछे गए, नंबर 1 गार वाले, नंबर 2 वो बादशाह जिसने मशरिक मगरिब का सफ़र किया और ज़मीन पर हुक्मरानी की, और नंबर 3 मूसा और खिजर का क्या वाक़या है। अब सूरह कहफ को आपने पढ़ते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रखनी है। मैंने आपको सुनाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। लफ्ज़ ज़रा गौर करिएगा कि डराया है, और मैं भी तुम्हें उससे डरा रहा हूँ। सही। अब सूरह कहफ का आगाज होता है कि बड़ा ही पाक है वो अल्लाह जिसने अपने बंदे पर किताब नाजल की और इसको बिल्कुल सीधा रखा ताकि ये डरा दे उस एक शदीद कुव्वत से जो उसकी तरफ से आने वाली है। अच्छा। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखें कि डराया था। कुव्वत फिर दज्जाल ही है, फितना। वो शदीद कुव्वत वो दज्जाल है। ये मुफस्सरीन ने कहा है जी दज्जाल का जिक्र नहीं, लेकिन ये दज्जाल का वाज़े इशारा मौजूद है। और हमारे जो मिडेवल के जो हैं ट्रांसलेटर्स, उन्होंने इसको अजाब में बदल दिया है ट्रांसलेट करते हुए। अच्छा। हत्ता कि अजाब का लफ्ज़ कुरान में अलहदा इंडिपेंडेंटली आया है। यहाँ लफ्ज़ बासुन शदीदुन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, और यही लफ्ज़ बासुन शदीदुन सूरह हदीद में भी यूज़ हुआ है, लोहे के लिए भी। तो ये अजाब नहीं है, ये कोई शदीद कुव्वत है। अल्लाह कहता है कि इसको डरा दे शदीद कुव्वत से। और उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि ये जो शदीद कुव्वत है उन लोगों को भी डराए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने अपना बेटा बना लिया है। और ये बड़ी गलत बात है, बकवास है जो इनके मुंह से निकल रही है। ठीक है, अब हमें कुरान से ये देखना है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने कह दिया कि अल्लाह का बेटा बना लिया है। ये तो क्लियर है। कौन है? क्रिश्चियंस। नो, यही तो गलत फहमी है ना। नॉट ओनली द क्रिश्चियंस, ज्यूज भी हैं। ज्यूज भी हैं। कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 30 में वाज़े तौर पर कह रहा है कि यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। जी जी बिल्कुल। और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है जी। और वहां तो अल्लाह ने बड़े जलाल से कहा कि अल्लाह इनको कत्ल करे, ये बड़ी बकवास कर रहे हैं। ठीक है ना।
अब उज़ैर, ईसा और सूरह कहफ की दजाल, और फिर शुरू होता है, उसके बाद वाक़या शुरू होता है कि अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम समझते हो कि गार वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानी थे? यानी अगर खुदा ये कहता, अल्लाह ये कहता कि गार वाले हमारी बड़ी अजीब निशानी थे, तो हम कहते हैं कि ये कोई बड़ी अजीब चीज़ है। सही। अल्लाह ने इससे पहले सवालिया निशान लगा दिया। जिस तरह मैं राना साहब को कहूँ कि सर आप कहते हैं जी मैं फलां, ये कोई बड़ी बात है जो आप वहां से हो आए हैं? यानी ये कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह कहता है तुम क्या समझते हो कि ये कोई बड़ी अजीब चीज थी? यानी मेरे लिए इट इज अ वेरी सिंपल मैटर, बेशक बहुत छोटी सी चीज है। और चीज क्या है वो? उसमें सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ का किस्सा है ना, उसमें टाइम डायमेंशंस चेंज हुई हैं। यस। एंड इट इज वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। हुआ ये कि मैं आपको मफहूम बता देता हूँ कि कुछ लोग थे, कुछ नौजवान थे, उन्होंने बगावत की, उन अल्लाह पे ईमान ले आए। एक गिरोह था। जब मुआशरे ने उनका नातका बंद कर दिया और उनके पास सांस लेने की भी गुंजाइश ना रही, तो उन्होंने कहा कि चलो एक गार में छुपते हैं, अल्लाह हमारे लिए हम पर कोई रहमत करेगा और हमारी राह निकाल देगा कोई ना कोई। जी हाँ। अब वहां अल्लाह ने एग्जीबिशन की कि गार में उनको सुला दिया। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता भी था उनका। कुछ लोग कहते हैं 4 थे, कुछ कहते हैं 7, कुरान ही कहता 11। है, कुरान ही कहता है कि ये कहते हैं कि 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहते हैं 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, कुछ कहते 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। आप इनसे कहिए कि अल्लाह बेहतर जानता है वो कितने थे। अच्छा, अल्लाह ने डेफिनेटली नहीं बताया कि ये वो कुरान कितने में है। सही। लेकिन थोड़ा सा जरा इस पे गौर कीजिए कि हुआ क्या वहां पे। हुआ ये कि गार के अंदर रहने वाले जो थे वो जब सो के उठे तो उनके 2 गिरोह बन गए। कुरान कहता है कि मैं वो एक गिरोह उनमें से ये कह रहा था कि हम एक दिन या आधा दिन सोए हैं, और ये कह रहा था कुछ लम्हे। अच्छा। और ये कह रहा था हम काफी देर सोए हैं। अच्छा, ये देखें ये क्या है, गार के अंदर जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर चंद लम्हे या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा, और गार से बाहर सदियां 309 साल गुजर गए। ठीक है ना जी, ये है डायलेशन ऑफ टाइम। टाइम ट्रेवल किया। टाइम ट्रेवल नहीं है ये डिफरेंट टाइम डायमेंशंस है। टाइम ट्रेवल भी आप इसको कह सकते हैं, टाइम ट्रेवल भी आगे आएगा। मसलन कि आइंस्टाइन कहता है कि अगर कोई सपोज कर लें कि आपने स्पीड ऑफ लाइट गेन कर ली, जी बिल्कुल, और आप एक गाड़ी में स्पीड ऑफ लाइट से सफर कर रहे हैं, उसमें आपने एक घड़ी लगाई हुई है और आप जमीन के गिर्द ही घूम रहे हैं, उस घड़ी पे जब 24 घंटे गुजरेंगे ना तो बाहर सदियां गुजर चुकी होंगी। वाह 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 वाह। गाड़ी के अंदर जो घड़ी होगी ना, इसको कहते हैं टाइम, सिर्फ 24 घंटे टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, यस। ठीक है जी। अब अल्लाह ने वहां ये एग्जिबिट करके, इंसान ने थ्योरेटिकल तो उसको पा लिया है, प्रैक्टिकली नहीं अभी पा सका। वो दजाल आके पाएगा इसको। वो टाइम। और अब आए फिर वापस हदीस की तरफ कि मैंने आपको हदीस बयान की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो आएगा तो उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, जी 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 जी, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और फिर नॉर्मल दिन। यस। अब वो टाइम से छेड़छाड़ करेगा। अब दूसरा साहब, मराज का जो वाकया है वो भी ऐसा ही कोई टाइम ट्रेवल वाला है? जी, वो टाइम ट्रेवल वाला तो नहीं है, वो तो पोर्टल्स के जरिए दूसरी दुनिया में जाने वाला वाकया। लेकिन उसमें जब उसमें ये भी तो बताया जाता ना कि जब वो यही है ना कि यहाँ तो टाइम वो नहीं गुजरा, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पता नहीं कितनी सदियां गुजर गई। उन्होंने कहा 36 साल आप वहाँ पर गुजारे। डिफरेंट डायमेंशन है ना टाइम की, उसकी डायमेंशन। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी सुन लें। जी जी। वो सूरह बकरा में आता है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बस्ती से गुजरे थे जो कि तबाह बर्बाद पड़ी थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कभी ये बात होगी? अल्लाह ने कुरान में कहा, यहाँ तो कहे ना असहाबे काफ को मैंने सुला दिया कि मैंने उनके कानों पर ज़रब लगाई। इस पे हम डिस्कस करेंगे कानों पर ज़रब क्या है। कानों पर ज़रब लगाई और उन्हें सुला दिया, और हम उनकी करवटें भी बदलते रहे। यस। वहां सूरह बकरा में उज़ैर अलैहिस्सलाम के किस्से में कहा कि हमने उसे मौत दे दी। अच्छा। और वो 100 साल मरा पड़ा रहा, और 100 साल के बाद हमने उसे दोबारा जिंदा किया और पूछा कि कम लबिस्ता, कितनी देर सोए हो? उसने कहा बस दिन या आधा दिन।
वाह वाह वाह। तो अल्लाह ने उन्हें कहा कि नहीं, जरा अपने खाने को देखो। अब वो खाना ये था कि अंगूर उन्होंने एक मलमल के कपड़े में निचोड़े, रोटी में जूस बनाया उसका, अच्छा, और रोटी के टुकड़े उसमें भिगो दिए और रिलैक्स करके ये थोड़ी देर नरम हो जाए तो मैं खाऊंगा। रिलैक्स करे तो अल्लाह ने मौत दे दी। अब वो जाग मैंने प्रैक्टिकल ये करके देखा अच्छा अच्छा, कि मलमल के कपड़े में आप अंगूर डाल के जब उनको निचोड़ते हैं तो वाकई वो प्याले में जाग बन जाती है। जाग बन जाती है, जाग बन सही जाती है। सही, ठीक है ना जी। अच्छा, तो वो जब उठे तो अल्लाह ने कहा कि अपने खाने की तरफ देखो, उसके ऊपर अभी जाग बाकी थी। और फिर कहा कि अपने गधे को देखो, तो उसकी हड्डियां भी खत्म हो चुकी थी, सिर्फ रेत के ऊपर वो निशान थे। ओहो, अब एक ही गार में 3 डायमेंशन ऑफ टाइम अल्लाह ने एग्जिबिट कर दी। एग्जीबिशन करके दुनिया को बता दिया कि अगर दजाल आके ये करतूत करे तो ये ना समझना कि ये रब है या खुदा है। 2 वाकयात टाइम के, एक कहफ में किया, वहां बंदों को जिंदा रखा, और यहाँ मार के जिंदा किया। और ये अंदर 1 दिन या आधा दिन गुजरा और बाहर 309 साल गुजर गए। और इसमें 100 साल अगार में अल्लाह ने 3 डायमेंशंस जो है ना वो टाइम की एग्जिबिट कर दी। क्या 3 डायमेंशन थी कि खाने के ऊपर 1 लम्हा नहीं गुजरा, उसकी जाग उसी तरह बाकी है। उज़ैर पे दिन या आधा दिन गुजरा और गधे पे 100 साल गुजर गए। ये साथ साथ बैठे हुए लोगों पे, साथ साथ बैठे एक ही गार में। कितना कोई गार हो सकता है? कमरे जितना होगा, 2 मरले, 10 मरले, 50 मरले का हो जाएगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। उस गार के अंदर 3 डायमेंशंस अल्लाह ने टाइम की एग्जिबिट करके दुनिया को दिखा दी। ये मैं कर सकता हूँ। अब दजाल सबसे पहले आते ही जो पहली कार्रवाई डालेगा वो टाइम से छेड़छाड़ करेगा। हाँ, ये आपने पहले में भी कहा उसका था। पहला ये ऐलान होगा कि आज के बाद रात नहीं पड़ेगी मेरे अगले हुक्म तक। जैसे पूरा साल 1 दिन पूरा होगा। दिन 1 साल का जो होगा ना वो कहेगा अब सूरज नहीं गुरूब होगा। तो लोग फिर उस पे अल्लाह ने यकीन कहा करेंगे। कि ये टाइम के साथ छेड़छाड़ करे तो परेशान नहीं होना, उसे कहना कि हमारे रब के लिए ये एक बड़ी मामूली सी चीज है। बात है, वाह 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 वाह। और हमारा रब तो बड़ी बात है, ये तो गार वालों पे भी हुआ है और हमारे रब के एक बंदे पे भी हुआ है, वाह वाह वाह, तो हमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी नहीं है, बेशक। तो अगली फिर हम आगे जाएंगे कि गार में हुआ क्या और उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो क्या है। तो बड़ी मजेदार है कि वो टाइम रिवर्स है उसमें। अच्छा, यहाँ पर तो रिवाइंड डायरेक्शन- करके अल्लाह ने अपने नबी को दिखाया टाइम को। अच्छा, सूरह कहफ में लिखा है कि अल्लाह ने रिवाइंड करके अपने नबी को टाइम दिखाया है। क्या बात वाह है। वाह, ये तो आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्दुल सलाम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और हमने, हमारे व्यूअर्स ने, आई एम बहुत श्योर, इस खूबसूरत सेगमेंट को बड़ा नशिस्त। एंजॉय किया। बड़ी अच्छी ये नशिस्त, और अगली नशिस्त पे यही से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जी। अभी यहाँ पर आई एम ब्रेक श्योर कि आप लोग भी हमारी तरह इंतजार करेंगे कि आगे कैसे क्या कुछ होने वाला है, और ये कितनी रिसर्च जो है, ये कितनी मेहनत के बाद करके आप तक ये चीज़ें पहुंचती हैं। तो अगर आप ये हमारा पसंद करते हैं सेगमेंट, तो आप हमें सवाल भी बता सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम के इस अहम सेगमेंट में हम आपको बताते हैं हमेशा से अपने पाकिस्तान के बारे में, और ये सेगमेंट भी हमारे दिलों के बड़ा करीब है। और सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। तो आज जुमे की मुनासिबत से आपको एक ऐसे माना फरोज मकाम की हम सैर करवाएंगे जिसे कुरान पाक के ज़ईफ़ और कदीम नुस्खों की पनाहगाह कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं जबल नूरुल कुरान की। यहाँ मौजूद कुरान के मकामी और बैनुल अक़वामी ज़ुबानों के तर्जुमे, क़लमी नुस्खे और ख़ताती के नमूने काबिल दीद हैं। तो रिपोर्ट देख लेते हैं इस पर। जबले नूरुल कुरान, जिसकी बुनियाद 1992 में रखी गई। कोयटा के पहाड़ों में ऐसी सुरंगें हैं जहां मकामी लोगों ने तकरीबन 90 लाख से जायद कुरान मजीद के नुस्खे महफूज कर रखे हैं। ये 68 सुरंगें किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल किए बगैर खोदी गई हैं, जिनकी चौड़ाई 6 से 8 फीट और लंबाई 100 फीट से 120 मीटर तक है। ये सुरंगें हवादार और कुशादा हैं। यहाँ मर्दों और खवातीन की इबादत के लिए भी अलग अलग जगहें बनाई गई हैं।
सुरंगों में कलाम पाक के सफ़हात को बोरियों में डालकर महफूज किया जाता है, जबकि जो नुस्खे ठीक हो सकते हैं वो ठीक करके शीशे में ज़ियारत के लिए रख दिए जाते हैं। यहाँ 350 साल पुराने और कुरान पाक के नायाब नुस्खे भी मौजूद हैं। यहाँ ऐसे नुस्खे भी मौजूद हैं जो बैरूनी मुमालिक से यहाँ महफूज करने के लिए भेजे गए हैं। इस जगह का नाम सऊदी अरब में मौजूद जबले नूर पहाड़ के नाम पर रखा गया है। जबले नूरुल कुरान में लोग रोजाना कुरान पाक के कदीम नुस्खों की ज़ियारत करने आते हैं और रमजानुल मुबारक में लोगों की तादाद में काफी हद तक इजाफा हो जाता है। खूबसूरत जबले नूरुल कुरान और कलाम इलाही, और इस पर आपने रिपोर्ट देखी। बहुत खूबसूरत नुस्खे पड़े हुए हैं जो अभी तक संभाले हुए हैं। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बड़ी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक की जो बच्चों से जुड़ा हुआ है। अमूमी तौर पर हमारे माशरे में ये देखा गया है कि वालिदैन अपनी मर्जी से अपने बच्चों पर थोप देते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है या फिर टीचर बन जाओ, इसके अलावा तो कुछ बनना ही नहीं है। टीवी, म्यूजिक, डांस और ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, और बाकी फोटोग्राफी और ये वो तो हम इसमें तो मूवीज भी देख चुके हैं। जो बच्चे का शौक है वो तो कहीं दूर रह जाता है। हाँ, और नहीं पूरा कर सकते। इस आज़ाद की वजह से बच्चों की सलाहियत जो है वो बहुत कम हो जाती है, मुतासिर होती है। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए पैशन और प्रोफेशन को कैसे एक रखा जाए या बदला जाए, और बच्चों के प्रोफेशन को ज़िंदगी में वालिदैन का किरदार कैसा होना चाहिए, और ये कितना अहम है कि कौन सा प्रोफेशन ये चूज़ करें। अगर उनका पैशन इतना अच्छा है तो उसको प्रोफेशन में किस तरह लेके आएँ, तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है। जी बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी लाहौर की वाइस चांसलर, माहिर तालीम और मुल्क के मुतादिद बड़े तालीमी इदारों में अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ डॉक्टर साहिबा का एक और बड़ा अहम तारुफ है, और वो ये कि पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार अली जफ़र की वालिदा हैं। तो मैम वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड इट्स प्लेयर। और बड़ा अच्छा आपका सेट मुझे लगा है। थैंक यू मैम। फ्रेश, और आप कैसी लग रही है आपको? होस्ट भी सर्दी में, बल्कि ये 4 दिन हो गए जो कि मैं करती नहीं, बट आई एम जस्ट इन माई लाउंज ऑन द काउच और ब्लैंकेट। मेरी वॉक शॉक भी सारी जो है ना वो आजकल स्टैंड स्टिल, वो भी फ्रीज हो गई है। तो कंवल साहिबा, बड़ा आम सवाल यही कि पैशन एंड प्रोफेशन उसको किस तरह से सेम रखा जाए, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी? मेरा ख्याल है शुरू तो ये पेरेंट्स से ही होता है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिल्कुल, असल होता ये है कि जो कई दफ़ा मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करती, आप खुद जो बनना चाह रहे होते हैं और नहीं बन सके होते हैं, वो ख्वाहिश, वो शदीद किस्म की एक ख्वाहिश जो है ना वो आप पालते हैं। पहले तो खुद बच्चे से ज़्यादा उसको पालते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि वो बच्चा उसमें ढले और उसके मुताबिक अपनी प्रोफेशन को, और वो कोई बुरी नीयत से नहीं करते। उनको लगता ये है कि फ्यूचर या मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए ये रास्ते उनको नज़र आ रहे हैं ना। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो सॉलिड नज़र आती हैं, कुछ होते हैं वो इतनी प्रॉमिसिंग उस वक्त नहीं लग रही होती। तो आउट ऑफ ऑल दैट लव एंड गुड विशेस फॉर देम, दे थिंक दैट दे शुड गो ऑन दिस वे, या इनको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। लेकिन अब एक बच्चा जो है वो भी तो कुछ सोच रहा है ना। एग्जैक्टली, ठीक है, उसकी भी कुछ ख्यालात हैं, या उसके अंदर जिसे कहते हैं आपका फितरतन कह ले, मैं अगर सादा अल्फाज इस्तेमाल करूं तो कुछ खुदा ने उसको एक अपना मिजाज और देकर भेजा है और सलाहियतें देकर भेजा है। ठीक जी, वो मिजाज और वो सलाहियतें और वो ख्वाहिशें और वो पैशन, वो उसको अगर वो डिफरेंट है पेरेंट से, तो मसला ये है कि एग्जीक्यूशन या उसको आगे लेके तो उस बच्चे ने चलना ना।
तो अगर आप उसकी मर्जी उसमें शामिल नहीं करते तो फिर किस तरह से या उसको बिल्कुल शन कर देते हैं और उसको डिस्करेज करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? देखें, उसका नतीजा यही होता है कि बच्चा या डिप्रेशन में भी चला जाता है। जितना उसका मुस्बत अंदाज में वो अपनी तालीम को या स्टडीज़ को ले सकता है, तवज्जो दे सकता है, टाइम दे सकता है, उतना वो नहीं कर पाता। यानी आपके अंदर ही अगर वो चीज़ नहीं है तो वो उसमें आती नहीं। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ, मुहावरा आपने सुना होगा, बचपन से हम भी सुनते हैं, दिल लगा कर काम करो या दिल लगा कर पढ़ो। जी जी। अब ये दिमाग लगा कर पढ़े क्यों नहीं है? क्योंकि दिल मानेगा तो दिमाग चलेगा ना। ठीक है। हाँ जी। तो जिस प्रोफेशन में, जिस काम में आपका दिल है लग ना, गया। वो मुश्किल नहीं होता, वो फिर आसान हो जाता है और वो आपका पैशन उसमें कंट्रीब्यूट करता है और आप एक, मेरा ख्याल है, उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जो कि आप शायद उस काम में जिसमें आपका दिल नहीं है तो आप उसमें उतना अचीव ना कर सकें। वैसे कमल साहब, आप माशाल्लाह आप भी एक सक्सेसफुल बेटे की माँ हैं और एक की नहीं, तीन की। तीन की माशाल्लाह से। और स्टोरी आपकी भी और successful तीनों ही माशाल्लाह से बड़े अच्छे अपने फील्ड तीनों में लगे। अच्छा, तमाम अपनी फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं और आप खुद भी एक सक्सेसफुल खातून हैं। जी। तो ये कहिएगा कि जो बच्चा है, आपको क्या लगता है हर बच्चा किसी ना किसी इनबॉर्न टैलेंट के साथ ही इस दुनिया में है, या फिर पेरेंट्स बचपन से ही उसकी नशोनुमा इस तरह से कर सकते हैं कि वो किसी सर्टेन फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता? मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि कुछ ना कुछ तो हमें मिला होता है कुदरत की तरफ से, ठीक है, वरना सारे साइंटिस्ट बन जाते, पेरेंट्स जाते, सारे डॉक्टर्स बन जाते, सारे इंजीनियर्स बन जाते, ठीक है। ऐसे ही मेरे अपने वालिद साहब का शौक ये था कि मैं डॉक्टर बनूं और और उनका एक पेट सेंटेंस होता था, मैं कहती थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये करता हूँ, मुझे कहते थे नहीं, इंसान मेहनत करे तो वो सब कुछ कर सकता है। ये सबके पेरेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पार्शियली बात दुरुस्त है, सही, पूरी गलत नहीं है, पार्शियली दुरुस्त है, लेकिन जुज़वी तौर पर दुरुस्त है। मेहनत कहाँ करें? रास्ता आपका सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, उस रास्ते पर आप मेहनत अगर नहीं करेंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपका रास्ता ही थोड़ा सा गड़बड़ है तो फिर आप उस पे कितनी भी दौड़े लगा ले, इसका फिर आप अपनी जो वो आपकी दिल की मंजिल है या कामयाबी जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, फिर उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। तो इसलिए मेरा अल्लाह का शुक्र है वैसे, हालांकि अली को बाद में लोग कहते भी थे कि जी तुमने अगर टॉप ही स्कूल में करने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुमने FA आर्ट्स में, ही वेंट इनटू आर्ट, जी जी, ठीक है, नॉट FSC, तो फिर इतने नंबर लेने की क्या ज़रूरत थी? तो ये भी एक डायलेमा है कि हमने इल्मी महारतों को या उन मेरिट्स को रिलेट कर दिया हुआ है सिर्फ आगे के रास्ते के साथ, यानी वो जो जर्नी है उसको हम एंजॉय नहीं करते। अक्सर मैम हम जो देख रहे हैं आजकल माशरे में होता है कि O लेवल, A लेवल या FSC तक लोगों को पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को बताना पड़ता है कि बेटा आपको ये करना है। तो ये कितना ज़रूरी है कि माँ बाप इसमें इन्वॉल्व हों कि मेरा बच्चा जो है इसका इंटरेस्ट किस तरफ है और ये क्या कर सकता है। जी देखिए, माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है और जिन इदारों में बच्चे गए जहाँ पढ़ रहे हैं उनको भी इस हवाले से कैरियर काउंसलिंग की वहाँ पर कोई ना कोई होनी चाहिए रहनुमाई। आप सही कह रही हैं और मुझे अफसोस भी होता है कि ज़ाहिर है सबके बच्चे एजुकेशन में नहीं हैं और आपकी कितनी पॉपुलेशन है जो वैसे ही जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं। एग्जैक्टली। तो वो वाले माँ बाप को भी हम बात करते हुए सामने रखना चाहिए कि वो उनको क्या पता कि हमने बच्चों को क्या बताना है या वो किधर जाए, उनको जो भी कोई 2-4 फील्ड नज़र आ रहे होंगे वो उनको बता देंगे। तो ये इस स्टेज पर कैरियर काउंसलिंग बड़ी अहम है। तो जो इदारे हैं वहाँ पर भी तलबा की जो और तालिबात की ये जो रहनुमाई है उसके लिए कुछ होना चाहिए। और हमारे स्कूलिंग सिस्टम या फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, उसके लिए आप जनरल गाइडेंस भी होती है, स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में तो होते हैं, हमने खुद यूनिवर्सिटी में स्पेशल रखे हुए हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग नहीं, वो अदरवाइज काउंसलिंग भी। तो ये एक बहुत एरिया जिसमें हम लैक करते हैं।
होता क्या है फिर, या तो हम दूसरों को देख के कि अच्छा इसने ये किया, ये यहाँ पहुँच गया, मैं भी वही कर लेता, या ये सेट नॉर्म्स हैं शायद मैं भी उसी में चले जाता हूँ। लेकिन आज के ज़माने में इतने नए प्रोफेशंस आ गए हैं। मतलब मैं अभी कल ही अपने बच्चों से बात कर रही थी कि कुछ कभी किसी ने सोचा था कि ये इन्फ्लुएंसर भी कोई प्रोफेशन हो सकता है, वाकई यू नो। और सबसे मजे का हर कोई आजकल ये बनना चाहता है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ प्रोफेशंस पढ़े ना तो आपको पता चलता है कि किस तरह से तहजीब व तमद्दुन की तरक्की के साथ साथ मुख्तलिफ जो प्रोफेशन है वो वजूद में आते हैं। तो रास्ते मेरे ख्याल में अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी, अब वो पुराना हो गया हुआ है डॉक्टर इंजीनियर, वो बेचारों को तो जॉब ही नहीं मिलती है। ठीक, तो ये जो हम जिन शोबों को अंडरमाइन करते हैं एक्चुअली उनमें बहुत स्पेस है करने की। और अगला जो दौर है उसमें आप देखें जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चीज़ें आ रही हैं और डिजिटल पैराडाइम जिसमें हम भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इकोनॉमी, और तो उसमें प्रोफेशंस तो बहुत सारे हैं। जैसे कमल साहब आप माशाल्लाह 3 बेटे आपके, अली, ज़ैन एंड दानियाल, तीनों अपनी फील्ड्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी अच्छे तीनों। और आपने बड़ा ज़बरदस्त सर्व किया है एजुकेशनल सिस्टम में। तो उनको कैसे आप गाइड करती रही हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि आपकी भी कोई ख्वाहिश ऐसी कि डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा आगे लेके जाऊंगी? नहीं, मैंने एक्चुअली हम जो गाइड करते हैं, मेरे चूँकि उनके वाले साहब भी प्रोफेसर हैं, दोनों तो हमारा गाइडेंस यही होती थी। पहला पॉइंट तो ये कि एजुकेशन को हमने सिर्फ जॉब के साथ रिलेट नहीं किया कि जब आप एजुकेशन, एक तो वो मस्ट है, चाहे जैसे अली ने तो काम शुरू कर दिया था व्हेन ही वाज इवन इन कॉलेज जी, ठीक है, तो उसमें ये ज़रूर था कि आपने अपनी डिग्रीज कंप्लीट करनी है। ठीक है, फॉर्मली मैं इस डिबेट में अब इस वक्त नहीं जा रही कि डिग्री और प्रोफेशन और नौकरी। बात यह है कि इल्म या तालीम जो है ना वो सिर्फ नौकरी के लिए उसको सामने मद्देनजर रखना वो भी कोई मुनासिब बात नहीं है, अपनी शख्सियत के लिए बहुत जरूरी जी। तो वो एक उसका, मैं उसको एक एडेड वैल्यू समझती हूँ कि आपके उसमें आती है और उसको आप लेके चलते हैं। आपके बेटे अली ज़फ़र जो हैं या फिर ज़ैन हैं या फिर दानियाल हैं, उनकी जानिब से जब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया कि हम जिसने जिधर जाना था वो उधर चला गया। तो मुझे, बल्कि मुझे प्रोफेसर एक दो मेरे कोलीग्स ने मुझे कहा भी, मुझे अक्सर भी याद आता है कि वो तुमने किधर अपने बेटे को लगा दिया जब अली आया था ना। तो मैंने सिंपली उनसे कहा, मैंने कहा सर मैंने लगाया नहीं है, मैंने सिर्फ उसको हटाया नहीं है। वाह, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की है। इसी नोट पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं, वक्त बड़ा कम है लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की दिल किया है कि आपसे और गुफ्तगू की जाए। बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि मैंने लगाया नहीं है लेकिन मैंने उसको हटाया नहीं है। तो फिर देखा आपने जस्ट प्रमोटेड और एनकरेज, जो वो करना चाहता था उसको जितना हम प्रोवाइड फैसिलिटीज और इंडिपेंडेंस दे सकते थे वो उसको दिया, एंड यू नो दैट द आउटकम इज यू नो देयर। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आई एम श्योर इस सेगमेंट को हमारे व्यूअर्स ने भी एंजॉय किया होगा और पेरेंट्स ने बिलखसूस कि अपने बच्चों को आप बिल्कुल भी हटाएं ना किसी चीज़ से। आप बुरे कामों से ज़रूर हटाएं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, जो उनका पैशन है उस पर उनका साथ दें। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड से हमें इजाज़त दें, फिल वक्त इतना ही। दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड, नए मौजूआत, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।